हेलो हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म द सेम विद यस और थम्स अप। हेलो अफवान, हाय अर्शप्रीत, मृणाल। आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। हाय रितेश, हाय डीजे। ओके परफेक्ट, थैंक यू अनिल। सो लेट मोर पीपल ज्वाइन इन, फिर शुरू करते हैं इसको। थैंक यू ठाकुर फिटनेस फ्रीक, थैंक यू राखी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। वीकेंड चल रहा है तो कौन कौन लोग हैं जो एक्सरसाइज कर चुके हैं या करने वाले हैं? बिफोर वी स्टार्ट, आई होप कि आप सब लोग अपना फिटनेस का पूरे तह दिल से ध्यान रख रहे होंगे। सो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ आप लोगों से मैंने क्वेश्चन बोला था कि आप मुझे भेज दो ताकि मैं उनके जवाब यहाँ लाइव में दे सकूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑनेस्टली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता, बट मेरी कोशिश होती है कि जितने मैक्सिमम सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। अगर उसके बाद फिर भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चन ऑनलाइन आ रहे हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले किसी का क्वेश्चन आया है जिसका मतलब बड़ा कॉमन सबकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको अपनी हाइट लंबी करनी है। ईमानदारी से इसका जवाब ना है। दुनिया की कोई एक्सरसाइज आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकती। जितना आपका जेनेटिकल पोटेंशियल है, आपके पेरेंट्स की हाइट है, मेजरली आपकी हाइट उसी के आसपास रहेगी। बट जब हम सिर्फ पेरेंट्स की हाइट पर डिपेंड नहीं करता, जेनेटिकल कोड आपका किसी को भी फॉलो कर सकता है। इट कुड बी योर चाचा, मामा, दादा, पुआ, एनीबडी फ्रॉम द फैमिली ट्री। किसी का भी डीएनए स्ट्रक्चर या हाइट वाला जो पार्ट है तो उसको फॉलो कर सकता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि पेरेंट्स की हाइट कम है, बच्चों की लंबी कैसे हो गई? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फादर एंड मदर, इट कुड बी एनीबडी फ्रॉम द फैमिली ट्री एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे छोटे हो सकते हैं, वो भी किसी और फैमिली मेंबर की हाइट के डीएनए को फॉलो करके। हाइट आप नहीं बढ़ा सकते, आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो अपने बस में नहीं है, बजाय वो जो हमारे बस में है। तो हमारे बस में क्या है कि हम अपनी स्किल पे काम करें, हम अपनी नॉलेज पे काम करें, अपने अपने आप को आगे करियर में, लाइफ में बढ़ाने की कोशिश करें। हम वो करने की बजाय क्या करते हैं, हमें अपना रंग गोरा करना है, अपने बाल सुंदर करने हैं, अपनी हाइट लंबी करनी है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइट बढ़ाने का मतलब है अपना कद ज़िंदगी में बड़ा करो, लाइफ में बड़ा करो, ना कि सिर्फ दिखने के लिए। चाहे तुम 7 फुट के हो जाओ, लेकिन अगर कोई गुण नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, क्या स्क्वाट्स डेली करने चाहिए? नाउ इट डिपेंड्स। अगर आप स्क्वाट्स का वॉल्यूम ज़्यादा करते हो और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट उसको ऑल्टरनेट डे पे करें। स्पेशली जब वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन भी कर सकते हैं। बट अगेन, जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो और बॉडी वेट स्क्वाट कर रहे हो और 15, 20, 25 रेपिटेशन के साथ 3 सेट कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो, या हफ्ते में 2 दिन भी करोगे तो भी लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए वो सफिशिएंट है। अब किसी ने पूछा कि मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया, तो अब मुझे याद नहीं है कि आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था। तो अगली बारी जब प्लीज़ क्वेश्चन लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था। क्रेटिन की मैक्सिमम डेली डोज क्या है? आइडियल जो रिकमेंडेशन है एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 ग्राम। बहुत सारे मैनुअल उसको पर 10 kg के पीछे 1 ग्राम की रिकमेंडेशन भी आती है, जो 10 ग्राम तक चली जाती है अगर बंदा बहुत हैवी है। बट जो ज़्यादा सेफ है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जिसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, then 3 to 5 is the safer side, and I personally use that also. Healthy alternate of refined sugar. अब हेल्दी मतलब रिफाइंड शुगर हेल्दी नहीं है तो उसका हेल्दी ऑल्टरनेट मैं नहीं बोलूँगा। अदरवाइज विद अदर हेल्थ बेनिफिट्स, जैगरी कुड बी बेटर ऑप्शन दैन शुगर और हनी कुड बी बेटर नेचुरल ऑप्शन दैन शुगर।
बट अदरवाइज शुगर इज़ एवरीवेयर। आप कुछ भी अनाज खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, सब के अंदर थोड़ा थोड़ा शुगर है जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो शुगर बॉडी की ऐसी ज़रूरत है जो बिना ज़्यादा सोचे या ऐड किए पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको मीठा चाहिए, तो आजकल स्टिविया जैसी चीज़ें आती हैं या शुगर फ्री जैसी चीज़ें आती हैं जो सेफ़ हैं। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं उसकी सेफ्टी को सपोर्ट करती हैं। कुछ लिमिटेड सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड स्टडीज़ हैं जो बोलती हैं कि वो ख़राब है, बट मेजरली इट्स सेफ एंड यू कैन टेक दैट ऑल्सो। I am doing gym from last 2 months but not able to lose much weight. What should I do to lose more? अब डिपेंड करता है कि आप 2 मंथ से एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे, यानी कि आप ये नहीं इंश्योर कर रहे कि आप कितनी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो, कितनी कैलोरीज आप फूड की इनटेक कर रहे हो, तो शायद आप इफेक्टिवली अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे। सो रूल नंबर 1 अपना BMR जानो। रूल नंबर 2 अपना कैलोरीज इनटेक का पता करो। रूल नंबर 3 अपनी कैलोरीज कितनी आप बर्न कर रहे हो पर डे, इसको ट्रैक करो। तो जब आपका डेफिसिट होगा, नेगेटिव में नंबर आएंगे, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज्यूम तरीके से मान के चल रहे हो तो फिर वो नहीं हो पाएगा। 1 मंथ, किसी ने पूछा 1 मंथ पे कर सकते हो? मैंने कंटिन्यू जुड़े रहना चाहती हूँ। देखो, जब आप आई नो किसी का फाइनेंशियल इशू हो सकता है, बट जनरली हम कोई भी छोटी चीज़ इसीलिए लेते हैं कि हम उससे बाहर आ सकें जब हमारा दिल करे। बट मेरा ये मानना है कि फिटनेस में लॉन्ग देर के लिए अगर हमारी कमिटमेंट होगी तो हमारे रिजल्ट बेटर होंगे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एज अ फिटनेस कोच और कंसल्टेंट और अ ट्रेनर, आई एम नॉट ए मैजिशियन कि आपने मुझे इधर प्रोग्राम ज्वाइन किया और मैंने आपको फिट कर दिया तथास्तु बोल के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। मुझे आपकी बॉडी को समझना पड़ता है, आपके मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ता है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि जो मैंने पढ़ाई की है मुझे बताती कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना है। हाँ, वो उसके आसपास बता सकती है, पर एक्यूरेट जानने के लिए मुझे आपकी बॉडी को स्टडी करना होगा, उस पर काम करना होगा, तब जाके मुझे पता चलता है कि आपका मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरीज का है, 1500 कैलोरीज का है। फिर उसको मैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते उसको मैं ट्वीक करता हूँ, चाहे वो फूड प्लान हो, चाहे वो कार्डियो की कैलोरी एक्सपेंडिचर हो। देन यू आर एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। 1 मंथ में तो गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, और अगर गलती से 1 हफ्ता 2 हफ्ता किसी की छुट्टी हो गई तो उसका फिर कुछ हो नहीं पाएगा। सो दैट्स द रीजन आई जनरली सजेस्ट पीपल कि अगर आपको फिटनेस 1 मंथ के लिए करनी है तो मत करो, कोई फायदा नहीं। मजे करो जिंदगी में, नींद पूरी करो, क्या जरूरत है 1 मंथ फिटनेस का? लंबी देर के लिए पर्सपेक्टिव लेके चलो। हाउ टू मेंटेन वेट एंड लूज इंचेस। अब वेट मेंटेन की जो डेफिनेशन है, अगेन, अगर आपका कैलोरीज बैलेंस में है, ना आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हो, ना अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हो, तो आपका वेट मैनेज रहेगा। उसको इंश्योर करने के लिए अगेन यू नीड टू, आप एक्टिविटी अपनी करते रहें। एटलीस्ट 150-200 मिनट का आप कार्डियो करते रहें और अपने फूड को ट्रैक रखें। बहुत सारे लोग वेट लॉस के टाइम पे एक्सट्रीम डेफिसिट में चले जाते हैं, और जैसे ही वेट लॉस का गोल पूरा होता है वो जैसे पहले खा रहे होते हैं वहां चले जाते हैं। तो मान लो आपका पहले आप 2200 कैलोरीज खा रहे थे और आपका वेट बढ़ता गया, फिर आपने डेफिसिट किया, आप 1000 कैलोरीज पे आ गए, तो वेट आपका कम हो गया। अब होना ये चाहिए कि आपको 1200-1400 कैलोरीज के आसपास खानी चाहिए जो आपका वेट मेंटेन कर सके। लेकिन आप एकदम से वापस जब 2200 पे चले जाओगे, क्योंकि आपने बहुत देर के लिए डेफिसिट रखा था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सेम वेट वापस आ जाए। सो बी कॉन्शियस, अपनी कैलोरीज को दोबारा से कैलकुलेटर में जाके चेक कीजिए और उसके हिसाब से खाइए। एक बात याद रखो, अगर आपका वेट 100 kg है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 100 kg के हिसाब से है, और अगर आपका वेट 80 kg रह जाता है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो आपकी कैलोरीज की इनटेक बाय डिफॉल्ट ही कम हो जाएगी। तो इस बात को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो 80 kg वेट है तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी। आप दोबारा कैलकुलेटर में जाके अपनी रिक्वायरमेंट जानोगे तो वो अलग नंबर आएगा, इसको मत भूलना। ये क्या सवाल है, आप इतने अच्छे क्यों हो? बताया नहीं आपने। मतलब मैं अच्छा हूं ये आप लोग मानते हो, मुझे नहीं लगता। सो बट आई ट्राई टू टीच वेल, दिस इज ऑलवेज आई फोकस अपॉन। हाय सर, आई एम यूजिंग हर्बल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस माई वेट विद दैट, इज इट गुड? पर्सनली मैंने कभी ये नहीं बोला कि हर्बल लाइफ कोई खराब सप्लीमेंट है।
क्योंकि मैंने उसकी कोई टेस्टिंग नहीं करवाई, तो मैं नहीं जानता कि वो अच्छा सप्लीमेंट है, वो ख़राब सप्लीमेंट है। हाँ, कंपनी के बहुत बड़े दावे हैं, दावों से भी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि कुछ सप्लीमेंट की कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे सप्लीमेंट बनाती हैं, उनके पीछे उनका विजन है, जो भी लोग उनको मैन्युफैक्चर करते हैं या जो उसको प्रमोट करते हैं, तो वो सारे फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। वर्सेस आई बिलीव हर्बल लाइफ के साथ ऐसे लोग नहीं हैं, बट उनको सप्लीमेंट बेचने हैं, तो दे क्लेम, टॉल क्लेम कि हमारे सप्लीमेंट दूसरे सप्लीमेंट से 4 गुना महंगे हैं और अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन क्वालिटी अच्छी इंश्योर करेगा, अगर वो ऑथेंटिक ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट बहुत अमेजिंग है, दुनिया के सबसे बेस्ट है, ये गलत बात है। और दूसरी बात है कि क्या अगर आप यूज़ करना चाहते हो हर्बल लाइफ वेट लॉस के लिए, आप डेस्परेट हो, क्या आप उसको लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन कर सकते हो? अगेन, जब सप्लीमेंट की बात आती है, कि डेफिनेशन है कि जो चीज़ हमारे नॉर्मल खाने से पूरी ना हो सके उसे हम सप्लीमेंट बोलते हैं। और अगर आपको कोई फूड को ही रिप्लेस करने के लिए बोल दे कि आपको लंच नहीं करना, सप्लीमेंट खाना है, डिनर नहीं करना, सप्लीमेंट खाना है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। तो मैं ये एडवाइस नहीं करता। तो वो जो अप्रोच है फूड को सप्लीमेंट से रिप्लेस करने वाली, वो हेल्दी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है। आप टेम्परेरी कर सकते हो, बट ज़्यादा देर के लिए उसको नहीं कर सकते। किसी ने लिखा है फुल डाइट करने के बाद 2/3 वीक कुछ खा लो तो सडनली आधा kg वेट बढ़ जाता है। एक बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो आप एक दिन में आधा किलो वेट बढ़ा सकते हो, ना ही आप एक दिन में आधा किलो वेट कम कर सकते हो। ये खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्यों है? इसे बोलते हैं फ्लूइड फ्लक्चुएशन, यानी कि हमारे शरीर में पानी बढ़ गया या कम हो गया डिपेंडिंग हमने कैसा खाना खाया। तो जनरली जब हम कॉन्शियसली फूड इनटेक करते हैं जिसमें हमारे सोडियम की इनटेक कम हो जाती है, जब हम बाहर का खाना बंद कर देते हैं, या कार्ब्स की इनटेक जनरली जब हम कॉन्शियस होते हैं कम कर देते हैं, प्रोटीन की इनटेक बढ़ा देते हैं। और कार्ब्स और सोडियम दोनों पानी में शरीर को होल्ड करने का काम करते हैं। तो जब आप नॉर्मल खाना खाते हो जिसमें सोडियम ज़्यादा है, जिसमें कार्ब ज़्यादा है, तो बॉडी ने पानी ज़्यादा स्टोर कर लिया, वो फैट नहीं बढ़ा है। तो कभी भी आधा किलो या 1 किलो की जो फ्लक्चुएशन आती है, जिसे फ्लूइड फ्लक्चुएशन कहते हैं, उसके लिए खुद को ना डीमोटिवेट करें, ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो वो जो डिफरेंस है वो टेम्परेरी है, जैसे ही आप अपना फूड चेंज करोगे वो वापस चला जाएगा। तो उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली। सर, डज आर डिनर टाइम एंड फूड क्वांटिटी इफेक्ट मॉर्निंग वर्कआउट? सर्टनली यस। अब अगेन जब हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम कार्ब्स लोडिंग की बात करते हैं। तो अगर मेरी नेक्स्ट डे एक्टिविटी है तो प्रॉबेबली मैं पूरा दिन कार्ब्स बॉडी में लोड करूंगा, ताकि मेरा कार्ब्स का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाए, मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाए, ताकि मैं अगले दिन मेरे परफॉर्मेंस में वो काम आ पाए। लेकिन अगर मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया या बहुत छोटे मील लिए हैं या कार्ब्स नहीं लिए हैं, तो अगले दिन की एक्टिविटी के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं होगी। अगेन डिपेंड है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है। बहुत तगड़ी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरली हम 60, 70, 80% पे ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हम क्लोज टू 100% करते हैं या 90% करते हैं। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। और फूड की जो टाइम है, अगेन उसमें भी ये है कि आप कितना बड़ा गैप दे रहे हो। आपने लास्ट मील 6 बजे खाया था, उसके बाद अगले दिन आप 6 बजे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो 12 घंटे का गैप है। आपने 10 बजे 11 बजे खाया था तो उसका कम गैप है। तो वो ऑब्वियसली जितना लंबी फास्टिंग होगी बॉडी में ग्लूकोज उतना डिप्लीट होगा और एक्सरसाइज करने की एनर्जी उतनी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is it necessary to do a certification to become a specialist? What about knowledge, sir? So now the question comes, knowledge आती कहाँ से है? मतलब वी आर नॉट गौतम बुद्ध की किसी दिन पेड़ के नीचे बैठे और हमें ज्ञान आ गया दुनिया का। तो हमें किसी ना किसी सोर्स से सीखना पड़ेगा। अब वो सोर्स कौन है, ये बहुत क्रूशल है। अगर जो सोर्स हमने पकड़ा है, मान लो हमारा गुरु, हमारा कोच, फिटनेस का कोच, और उसके खुद के पास नॉलेज नहीं है क्योंकि उसने भी नहीं सीखा, उसने सुनी सुनाई बातों से सीखा है, प्रॉपर उसने स्टडी नहीं की, रिसर्च नहीं की,
तो हमारा जो बेस सोर्स है नॉलेज का वही गलत हो जाएगा। तो सर्टिफिकेशन, अगेन सर्टिफिकेशन कोई गारंटी नहीं है कि बंदे के पास नॉलेज होगी। उस सर्टिफिकेशन के अंदर जाके, अब जैसे कॉलेज की डिग्रीज हैं, लोग मास्टर्स भी कर लेते हैं, बैचलर्स भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर तरह की कर लेते हैं और नॉलेज जीरो रहती है। तो सेम सर्टिफिकेशन का भी है। तो नॉलेज आपको लेनी है, बट यस सर्टिफिकेशन एक सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो। उसके बिना आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है और जो आपको पढ़ा रहा है वो सही है या गलत है। तो मान लो अगर आप किसी ऐसे बंदे से सीख रहे हो जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, आपने उसकी बॉडी देखी और आप इंप्रेस हो गए और आपको लगा कितनी अच्छी बॉडी है, तो अच्छा ही सिखाएगा। बट हकीकत यह है कि उसकी अच्छी बॉडी है क्योंकि उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसका न्यूट्रिशन अच्छा है और प्रोबेबली उसका स्टीरॉयड अच्छा है। बट ये गारंटी नहीं है कि उसकी नॉलेज अच्छी है। सो इस बात को हमेशा याद रखना। तो सर्टिफिकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां से आप प्रॉपरली अच्छी नॉलेज ले सकते हो, गारंटी नहीं है। I am 92 kg and want to start weight training. Please guide how to start with. Now I just know the weight. I do not know कि height कितनी है, age कितनी है। So मैं accurately इसको मेजर नहीं कर सकता। बट अगर इसको मैं दूसरे तरीके से आंसर करने की कोशिश करूं कि कोई भी इंडिविजुअल जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की है एंड आई एज्यूम कि ओवरवेट या ओबीस है, तो स्टेप 1 यही है कि उसको पहले बेसिक मूवमेंट सीखनी पड़ेगी और कोर पे काम करना पड़ेगा। जो मसल्स आपकी स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं या बेसिक मूवमेंट में काम आते हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद वेट ट्रेनिंग शुरू करनी है। आइडियली फर्स्ट मंथ आप वेट ट्रेनिंग नहीं भी करोगे और मूवमेंट सीख लोगे, आपका फ्यूचर के जो वर्कआउट है वो बेटर हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे, वर्सेस डे 1 पे जाके आप वेट उठाने लगोगे क्योंकि आपको लगता है कि जल्दी रिजल्ट लेने हैं, तो प्रॉब्लम है। अपने आप को लंबा टाइम दो अपना फिटनेस गोल अचीव करने के लिए। चांसेस हैं कि आप उसको ज्यादा पूरा कर पाओगे। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए चलते हो तो सक्सेस फेलियर में तब्दील हो जाती है। What is your routine of fitness? How do you manage time for yourself for your personal workout session? All right. So as I guess आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैंने अभी मास्टर्स कैटेगरी में शॉर्ट पुट में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैंने स्टेट चैंपियनशिप और डिस्ट्रिक्ट ओपन चैंपियनशिप जीती है। अभी मैं नेक्स्ट मंथ नेशनल्स के लिए जा रहा हूँ, मास्टर्स के लिए। सो उसके लिए आई गेट अप एट 4:30 एंड देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग अराउंड 7, और 7 से लेके 9 o'clock तक मेरा या प्रैक्टिस होता था या मैं अपना वेट ट्रेनिंग करता था, उसके लिए जो कंडीशनिंग मुझे चाहिए। अब क्योंकि कंपटीशन पास आ रहा है तो आई एम प्लानिंग टू ट्रेन ट्वाइस। तो सुबह मैं अपनी प्रैक्टिस और शाम को मैं अपना जिम करूँगा। तो टाइम निकालना पड़ता है। आई कॉम्प्रोमाइज लिटिल बिट विद माई स्लीप, नॉट टू मच। मेरी बॉडी मुझे समहाउ अगर 3-4 दिन लगातार मैं नींद कम लेता हूँ तो मेरी नींद पूरी करने में मदद कर देती है। एट टाइम्स आई एम नॉट एबल टू गेट अप इवन अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर मैं वर्कआउट अपना शाम को कर लेता हूँ। सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई ट्रेनिंग। Explain about genetics test in India about muscle fiber. I'm not pretty sure about this thing कि genetics test इंडिया में होता है तो कहाँ, मसल बायोप्सी टेस्ट होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्लीज मी डाइट प्लान फॉर इंक्रीज वेट एंड मसल। देखो ऐसे सिर्फ एक टेक्स्ट के बेस पे किसी का ना डाइट ना ट्रेनिंग प्लान हो सकती है। जनरल सजेशंस और गाइडलाइंस हो सकती हैं, ठीक गलत को ठीक किया जा सकता है, पर पूरा प्लान स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी कस्टमाइज विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग मेडिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, इंटरेस्ट, आपकी प्रेजेंट फूड इनटेक, आपका लाइफस्टाइल, वर्क, सब कुछ ध्यान में रख के। किसी ने बोला है कि मेरे क्लाइंट का वेट रुक चुका है, 10 kg के बाद 5 kg और हो सकता है बट हो नहीं रहा है, डाइट भी ठीक है। अब ठीक की डेफिनेशन कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम डेफिसिट की भी बात करते हैं, मैंने बहुत बड़ी उस पर भी वीडियो क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने बताया था कि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है पर साइक्लिकल कैलोरी डेफिसिट करना है। अगर आप कांस्टेंट कैलोरी डेफिसिट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इवेंचुअली
सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, क्योंकि डेफिसिट की भी एक सीमा है। आप एक सर्टन नंबर की अगर आप बियॉन्ड जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी और उसमें फर्दर कैलोरीज को बर्न करना बंद कर देगी या बचाना शुरू कर देगी। तो उसके लिए बेस्ट है, जैसे ही आप स्टेगनेट, आपका वो पॉइंट आता है, प्लेट्यू आता है, 1-2 हफ्ते बाद उसको आप वापस ज़्यादा कैलोरीज पे या मेटाबॉलिज्म के जो बराबर की कैलोरीज हैं उसके आसपास लेके जाइए और फिर 1-2 हफ्ते वहाँ रुकिए, फिर नीचे जाइए। प्रॉब्लम ही वही है, जब हमें हर हफ्ते आधा किलो स्केल पे नहीं दिखता, हम और डेस्परेट होते हैं, हम और गलतियाँ करते हैं और हमारे रिजल्ट्स और रुक जाते हैं। तो आपको डेस्परेट नहीं होना, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, साइक्लिकल कैलोरीज में जाना है। तो अगर आप 1500 खा रहे हो, आप 1200 खा रहे थे, अब वापस 1500 पे आ जाओ या 1700 पे आ जाओ। अगर आप कंटिन्यूसली 1200, 1100, 1000 करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। सो ये जो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे मेरे पास, इसके अलावा लेट मी सी हाउ मच टाइम वी हैव 5 मिनट्स। सो आई विल हैंड पिक फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे यहाँ हैं। अगर कोई सर्टिफाइड नहीं हो, फिर भी अगर उनको तरीका और डाइट परफेक्ट जो सकता, वेट कम हो रहा हो, तो क्या वो ट्रेनर सही होगा या सर्टिफाइड होना ज़रूरी है? अगेन, उनका तरीका कहाँ से है उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम जब हम सर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये मिनिमम प्री रिक्विजाइट है ट्रेनर बनने का। हम ये नहीं बोलते कि ये टॉप क्वालिटी है ट्रेनर बनने की, ये मिनिमम क्वालिटी है। अब मिनिमम से कितना नीचे हम जा सकते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। मेरा ये मानना है कि मिनिमम तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको सिविल सर्विस में लोगों को सर्व करना है, तो आपको उसको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा सिविल सर्विसेज का। इंजीनियर बनना है तो बीटेक करनी होगी, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस एमडी करनी होगी। तो ट्रेनर का भी काम है लोगों को सर्व करना और उनकी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट करना या फिटनेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना। तो बिना मिनिमम प्री रिक्विजाइट के आप उसको कैसे इंश्योर करोगे? आई डाउट। तो इसी लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो और नॉलेज एक प्रॉपर तरीके से हो, इसीलिए सर्टिफिकेशन होता है। कोई और क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू ड्रैग। अगर कोई 5-6 दिन एक्सरसाइज किसी वजह से ना कर पाए बट प्रॉपर कैलोरी डाइट ले रहा है, तो एक्सरसाइज ना करना कितना मैटर करता है? अगेन, जब हम डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है। मान लो किसी का गोल वेट लॉस है, तो हम एवरेज डेफिसिट रोज का 300 कैलोरीज का कर रहे हैं, जिसमें से हम 150 कैलोरीज फूड के थ्रू कम कर रहे हैं और 150 कैलोरीज एक्सरसाइज के थ्रू कम कर रहे हैं। टोटल 300 कैलोरीज का डेफिसिट कर रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अगर बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसका 150 कैलोरीज का जो डेफिसिट है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ फूड का 150 का रह जाएगा। तो अगर वो वेट लॉस एवरेज हर हफ्ते 300 ग्राम कर भी रहा था, तो 300 की बजाय 150 रह जाएगा। सो दैट्स द ऑल डिफरेंस। आइडली, मतलब ये ऐसा एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं आएंगे, बट दिस इज हाउ इट विल इम्पैक्ट। तो आपका जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा और रिजल्ट डिले हो जाएंगे, बट अदरवाइज ऐसा कोई नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। All right, let's take 1 or 2 questions. ड्यूरिंग वेट लॉस, फैट लॉस के साथ मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मसल गेन और लॉस? नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपने, अभी मैंने उस पर एक ट्वीट भी डाला था, डिपेंड करता है कि आपने वेट लॉस कैसे किया था। तो अगर आपका गोल सिर्फ वेट लॉस रहा होगा तो आप बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किए भी वेट लॉस कर सकते हो, बिना प्रोटीन इनफ खाए भी वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन उसमें वेट के अंदर फैट के साथ साथ आपका मसल भी जा रहा है। लेकिन जब आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करते हो और हफ्ते में 2 या 3 दिन वेट उठाते हो, तब ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने मसल को रिटेन कर पाओ और सिर्फ आप फैट लॉस करो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रेंथ करो, आप प्रोटीन इनफ खाओ और ग्रेजुअल डेफिसिट या साइक्लिकल कैलोरी डेफिसिट करो, ताकि आप हार्ड अर्नड मसल या वो मसल जो पहले आपकी बॉडी में कम है वो कम ना हो पाए। तो इसीलिए ये इफेक्ट करता है कि आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर रहे हो। एनी अदर क्वेश्चन आई कैन टेक? सब ज्वाइंट हैं। वन लास्ट क्वेश्चन।
ये भी हो गया। मुझे बी असवानी सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है तो उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको किसी लेजिट यानी कि ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में इनरोल करना होगा। उसकी तकरीबन 100 घंटे की पढ़ाई रहती है। उसके दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल आप पढ़ते हो। इनफैक्ट मेरी खुद की एक फिटनेस एकेडमी है एंड वी आर एजुकेशन पार्टनर विद इंटरनेशनल ब्रांड। वन ऑफ देम इज ACE or American Council on Exercise एंड अनदर इज यूरोपियन रजिस्ट्रार ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल। उसके अलावा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। तो ये सब कोर्सेज की हम पढ़ाई करवाते हैं और उनकी सर्टिफिकेशन करवाते हैं। तो तकरीबन बाकी जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं हमारे अलावा 100 घंटे के आसपास पढ़ाई रहती है, थ्योरी प्रैक्टिकल रहते हैं। कोर्स आपका 2 से लेकर 4 मंथ के अंदर ख़त्म होता है, डिपेंडिंग कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो या वीकेंड क्लासेस अटेंड कर रहे हो। और इस तरह से आप इसके बाद आप कहीं प्रैक्टिस शुरू करते हो, देन यू बिकम अ गुड पर्सनल ट्रेनर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप उन जो भी आपने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, जितना आप एक्सपीरियंस साथ गेन करते हो सर्टिफिकेशन के बाद, वो मैटर करता है। आफ्टर पेन, अगर आफ्टर एक्सरसाइज अगर आपको नी पेन हो रहा है तो प्रॉबेबली आपकी टेक्निक में, बायोमैकेनिक्स में कुछ डिफरेंस है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी फिजियो को कंसल्ट करें जो आपकी मूवमेंट को एनालिसिस करे और आपको बता पाए कि आपकी कौन सी मूवमेंट आप गलत कर रहे हो। आप हो सकता है ओवरवेट के साथ रनिंग कर रहे हो, या आपकी स्क्वाट की टेक्निक में दिक्कत है, या आप ओवर यूज या ओवर रनिंग कर रहे हो। तो उन सब कारणों की वजह से भी आपका नी पेन हो सकता है। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? वन लास्ट करते करते मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब ऊपर मिल ही नहीं रहे। यस फानूस चौहान, हम न्यूट्रिशन के 2 कोर्सेज करवाते हैं। एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स है, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन का कोर्स है। तो बोथ हैं। मॉमी अंडवे नाम मुझसे पढ़ा नहीं गया, आई एम सॉरी। आई एम ग्लैड केम अक्रॉस योर इंस्टा, आई शो योर पोस्ट टू माई चिल्ड्रन, आई एम सुपर हैप्पी एंड thank you so much. All right, how have you been? No, I don't know सिकंदर कालों, किसी ने मुझसे पहले भी पूछा था। ऑल राइट, आई गेस सारे सवाल हमने ऑलमोस्ट, मतलब कुछ रह गए होंगे तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो। आप मेरी कोशिश होती है कि 100% सवालों के मैं जवाब दूं जो भी मेरे पास टेक्स्ट आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो वो एक के नीचे दूसरा दब जाता है, उस मैसेज को मैंने खोल दिया, फिर किसी काम में उलझ गया तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। बट अगर आप जितने भी सवाल मुझसे पूछोगे मैं बड़ी ईमानदारी से उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ख़ास तौर पे जिन सवालों के मुझे श्योरिटी है, मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मुझे 100 में से 100 सवाल आते हैं, पर हाँ जितने भी आते हैं मैं ईमानदारी से बताऊंगा। जो नहीं आते मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा या ओपनली बोल दूंगा कि भाई ये मेरे टॉपिक से बाहर है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनका हेल्थ कंसर्न है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। कोई बोलता है कि उसके बाल गिर रहे हैं, तो मेरे पास इलाज नहीं है। मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ तो मैं फिटनेस की बात करता हूँ। किसी की कोई इंजरी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर के पास जाओ, फिजियो के पास जाओ। आई एम नॉट वन सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, आई एम सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जिसमें मैंने पढ़ाई कर रखी है, जिसकी मैंने नहीं पढ़ाई की उसकी मैं बात नहीं करता। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, आपके सवालों के जवाब हुए हो। नहीं हुए मैं फिर बोलता हूँ, आप मुझे प्लीज़ पर्सनली पिंग कर दीजिए, मैं इसके जवाब दूंगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ इसको शेयर करना। बड़ी सिंपल ऑप्शन है, आपको अपने राइट साइड पे शेयर का एक बटन दिख जाएगा, एरो बना हुआ, उसको क्लिक करके आपको अपनी स्टोरी पे डाल देना है
तो और लोग भी जिन्होंने ये सेशन मिस किया है इसको बाद में देख सकते हैं. लव यू एंड हैव fit life, healthy life. Hope that helps. Take care.